आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 7 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली व काउंसिल के इजलास के इंतजामात का हफ्ते को आला सतही इजलास में जायजा लिया। कानून साज काउंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी, गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर स्पीकर असेंबली श्रीनिवास रेड्डी ने मुकर्ररा के साबिका इजलासों के पुरसुकून इनेकाद के लिए ओहदेदारों को भी मुबारकबाद पेश की और कहा कि आने वाले इजलास के दौरान भी वसीतर इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि तेलंगाना मुकर्ररा का विखार बरकरार रह सके। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो साबिका इजलासों की तरह ताउन करें और मुतालिका अरकान की जानिब से जो मालूमात तलब की जाती हैं उन्हें आजिलाना तौर पर फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। स्पीकर असेंबली ने हिदायत दी कि साबिका इजलासों से मुतालिक ज़ेर इल्तिमास सवालात के जवाब भी फौरी रवाना किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है और उन्हें हुनूस एहतियात से काम लेना होगा। उन्होंने महकमे सेहत के हुक्काम को हिदायत दी कि अहाता असेंबली में कोरोना का एक टेस्टिंग सेंटर कायम किया जाए और अगर किसी में अलामत पाई जाती हैं तो फौरी मायने की सहूलत रह सके। उन्होंने महकमे पुलिस को भी सिक्योरिटी के जामे इक़दाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुकर्ररा के साबिका इजलास भी पुरसुकून अंदाज में मुनक्किद होते रहे हैं और तवक्को है कि पीर से शुरू होने वाला ये इजलास भी पुरसुकून अंदाज में मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्णा राव और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में कल यानी इतवार के रोज प्रगति भवन पर काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक 7 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली और काउंसिल के इजलास में हुकूमत की हिकमत अमली के सिलसिले में तबादला ख्याल इस इजलास में किया जाएगा। इसके अलावा 7 मार्च को 11:30 बजे वजीर फाइनेंस हरीश राव के पेश किए जाने वाले साल 2022-23 के बजट को मंजूरी देने के अलावा कई दीगर उमूर पर इस काबीना के इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना ने अपनी नौयत के पहले तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल प्रोजेक्ट का हफ्ते के रोज आगाज किया, जिसका मकसद अवाम के इमराज का डिजिटल डेटा तैयार करना है। आइंदा 40 दिन के दौरान इस प्रोजेक्ट पर तजुर्बाती तौर पर पहले अजला मुल्क और राजना सिलसिला में अमलावरी की जाएगी। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने चंद वुज़रा के साथ ज़िले मुल्क में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, जहां महकमे सेहत के हुक्काम ने अवाम की तफसीलात जमा करने के लिए टीमें तश्कील दी हैं और हेल्थ प्रोजेक्ट के तौर पर मरीजों के खून के नमूने भी हासिल किए जाएंगे। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने ज़िले राजन्ना सिलसिला में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। वज़ीर सेहत ने कहा कि डाटा को जमा करने से महकमे सेहत को डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की इजराई के जरिए निगहदाश्त सेहत की बेहतर सहूलतें फराहम करने में मदद मिलेगी। ज़िले मुल्क में पहले मरहले के तहत ज़िले के महकमे सेहत के हुक्काम ने 15 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के हदूद में 30 टीमें तश्कील दी हैं, जो घर घर जाकर तमाम अफराद की सेहत से मुतालिक तफसीलात जमा करेंगी। हर टीम 2 आशा वर्कर्स, 1 ANM पर मुश्तमिल है, जबकि इस किस्म की हर 2 टीमों की निगरानी एक मेडिकल ऑफिसर करेंगे। ये टीमें आवाम की तफसीलात बशमूल ब्लड प्रेशर, शुगर और खून के दूसरे नमूने हासिल करेंगे। मखसूस केसेस में ज़ायद तफसीलात की ज़रूरत की सूरत में इस किस्म के अफराद को प्राइमरी हेल्थ सेंटर या मुताल्लिक़ा तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर से रुजू किया जाएगा, जहां उनके मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। ज़िले मुल्क में जुमला 2,18,852 अफराद की हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जाएगी, जिनकी उम्रें ज़ायद 18 साल है। हेल्थ वर्कर्स हर शहरी का हेल्थ आइडेंटिटी कार्ड जारी करेंगे और उन्हें मुतालिका डेटा में अपलोड किया जाएगा, जिससे किसी भी किस्म के हादसे या सेहत की इमरजेंसी की सूरत में मुतालिका अफराद को निगहदाश्त सेहत की खिदमात फौरी फराहम करने में मदद मिलेगी। కార్యక్రమం జిల్లాలో 40 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్దేశించారు. ఇటు సిరిసిల్లలో 40 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం, ములుగులో కూడా 40 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం. ఈ 40 రోజుల్లో చేయడానికి 197 మెడికల్ టీమ్స్ను ములుగు జిల్లాలో ఫామ్ చేశాం. ప్రతి టీంలో కూడా ఒక స్టాఫ్ నర్స్ గారు, ఒక ANM గారు కానీ 3 ఆశా వర్కర్లు ఉంటారు. వారికి అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ అంతా కూడా సమకూర్చాం.
ఈ దాదాపు ఒక 10 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా ఈ కార్యక్రమానికి విడుదల చేయడం జరిగింది. సో ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్లడ్ శాంపుల్స్, మూత్ర పరీక్షలు, వాళ్ళ బీపీ, షుగర్, అన్ని రకాల పరీక్షల్ని కూడా చేసి వాళ్ళకు ఒక డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్ ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళ వివరాలన్నీ కూడా మొత్తం వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ అయినా ఇంకొక కారణంలోనో ఇంకో కారణం చేత ఆసుపత్రికి వెళ్తే వాళ్ళ ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ కొట్టినా, వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్ కొట్టినా, వాళ్ళ పేరు కొట్టినా వాళ్ళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. గతంలో చేసుకున్న పరీక్షలు, వాళ్ళ ఎక్స్రేలు, సిటీ స్కాన్ రిపోర్ట్లు, ఎవ్రీథింగ్. वजीर सेहत टी हरीश राव ने वरंगल के नरसमपेट में 250 बिस्तर वाले दवाखाने का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इस बात की पेशकयासी की है कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के फौरी बाद मरकजी हुकूमत पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करेगी। उन्होंने बताया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत अपने 8 साल दौरे इख्तिदार में गैस सिलेंडर की कीमत में 400 रुपये का इजाफा कर चुकी है और सब्सिडी क़ब्ल 150 था 250 रुपये दी जाती थी और अब सिर्फ वो 40 रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा रहे हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कितना फंड खर्च किए हैं इस पर एक वाइट पेपर जारी करें। इस मौके पर रियासती वज़रा एरवली दयाकर राव, सत्यवती राठौर और टीआरएस कायद सुदर्शन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లకు బిల్డింగ్లు కావాలి అని మొత్తం లిస్ట్ పట్టుకొని వచ్చి 26 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లు ఈ రాష్ట్రంలో నేను మంత్రి అయినాక మొట్టమొదటి ఎక్కడైనా శాంక్షన్ ఇచ్చినా అంటే అది నర్సంపేటకి ఇచ్చినా అని చెప్పి మనం చేస్తాం. తెల్లారే వచ్చింది, నేను మంత్రి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బాధ్యతలు తీసుకున్న తెల్లారి వరకే వచ్చింది 8 గంటలకు. కాగితం పట్టుకొని వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇస్తావా పోతావా అని ఏమంటారు. ఫస్ట్ నర్సంపేటకి ఇచ్చినాం. ఇక 26 ఇచ్చే కదా నేను అనుకుంటే మళ్ళీ పిలిచింది, ఇప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టించి ఇంకా 16 అంటున్నాం. ఇక లాస్ట్ కు మిగిలినవి 13 మిగిలినవి, ఆయన 13 ఇస్తే మాది నంబర్ 1 కాన్స్టిట్యూన్సీ అయితే తెలంగాణలో అంటుండు. సో వారు కోరినట్టు తప్పకుండా మరో 13 ఏఎన్ఎం సబ్ సెంటర్లకు ఒక్కొక్క దానికి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున మంజూరు చేస్తున్నాం చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. రమేష్ పిలిచి అడుగుతాడు, చూద్దాం. ఆ విధంగా ఆ మిగతా 13 కూడా ఈరోజు మంజూరు చేద్దాం. మా మిత్రులు సుదర్శన్ అన్న ఉద్యమకారుడు. నిజంగా చెప్పాలంటే పోయిన 5 ఏళ్లు నర్సంపేట నష్టపోయింది. కానీ ఇలా సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఆ 5 ఏళ్లను కూడా ఈ 5 ఏళ్లలో కలిపి 10 ఏళ్ల పనిని 5 ఏళ్లలో చేసే విధంగా కష్టపడతా ఉన్నాడు. కరోనా వచ్చినా కష్టం వచ్చినా ఇవాళ వారు అందరి యొక్క సహకారం తీసుకొని నర్సంపేట పట్టణం గాని నర్సంపేట నియోజకవర్గాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దేటువంటి रियासत तेलंगाना की हुकूमत बेघर गरीबों की तकलीफ को दूर करने के हदफ के साथ आगे बढ़ रही है। रियासती वजीर केटी रामाराव ने बात कही। इसी के हिस्से के तौर पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम शुरू किया गया। राजन्ना सिलसिला जिले के वेंकटापुर इलाके में डबल बेडरूम मकानात की तामीराती काम मुकम्मल होने के बाद मुस्तकीन में उन मकानात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत गुरबा की मदद करने के लिए कई स्कीमात चला रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का हुकूमत पर तनकीद करना आसान है लेकिन अमली तौर पर काम करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि रियासत में अरबों रुपयों के खर्च से मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं लेकिन तनकीद करने वालों को ये काम नजर नहीं आते। 40 లక్షల రూపాయలతోని ఐకేపీ గోదాం కట్టుకున్నాం. దాంతో పాటు ఒక వైకుంఠ ధామం 10 లక్షల రూపాయలతో అది కూడా కట్టుకున్నాం. యాదవ సంఘ భవనానికి ఒక 5 లక్షలు, రెడ్డి సంఘానికి ఒక 7 లక్షలు, మున్నూరు కాపు సంఘానికి ఒక 9 లక్షలు, రజక సంఘానికి ఒక 8,68,000, ముదిరాజ్ సంఘం ఒకటి పూర్తి కావాల్సింది, అది కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. ఒక 4 లక్షల రూపాయలు ఇదివరకు మంజూరైనాయి, ఇంకా కొత్త కావాలన్నారు, దాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. గౌడ సంఘం కూడా ఒక 9,60,000 రూపాయలు మంజూరై పని నడుస్తున్నది, అది కూడా సగంలో ఉన్నది, దాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. మత్స్యకారుల కోసం ఒక 10 లక్షల రూపాయలతో ఫిషరీస్ సొసైటీ బిల్డింగ్ మంజూరైంది, కానీ ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు, అది కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. దీంతో పాటు కేసీఆర్ గారి పేరిట గతంలో వారు సిరిసిల్లకు వచ్చినప్పుడు గ్రామానికి 20 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు గ్రామం మొత్తానికి కలిపి ఒక మంచి సమావేశ మందిరం ఉండాలి, ఏదైనా చిన్న చిన్న దావత్లు ఉంటే చేసుకునేటట్టు అని చెప్పి
కేసీఆర్ ప్రగతి ప్రాంగణం అని కట్టుకున్నాం 20 లక్షల రూపాయలతోని, అది కూడా పూర్తయింది. రైతు వేదిక 22 లక్షల రూపాయలతో పూర్తయింది. మన బౌవాజ్ చెరువు కోసం 14 లక్షల రూపాయలతో పనులు పూర్తి చేసుకున్నాం. దాంతో పాటు ధర్మారం చెరువు కోసం కొన్ని మరమ్మతు. तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क में तमाम शोबों में सरफहरिस्त है। उन्होंने मुतालबा किया कि 7 दहाइयों से वोट देकर कामयाब करवाने वाले अवाम को बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों को बताना चाहिए कि इन दोनों जमातों ने अवाम के लिए क्या किया। वजीर मौसूफ ने हुजूराबाद टाउन में 7 करोड़ 20 लाख के सरफे से तामीर की जाने वाली इंटीग्रेटेड मार्केट का रुकन असेंबली साइदी रेड्डी के साथ मिलकर संग के बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद हर फर्द का ख्वाब पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जो तवील अरसे तक गुजरात के वजीर आला रहे हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी रियासत ने क्या तरक्की की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतें ऐसी हालत में हैं जहां वो 1 मिनट भी मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकते। टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता के कौमी सियासत में जल्द अहम रोल की कयास आराइयाँ तेज हो गई हैं, क्योंकि कविता जो कि तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, उनके वालिद की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ हुई हालिया मुलाकातों के मौके पर देखी गई थी। केटीआर ने कौमी सियासत पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। उसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के मौके पर कविता हर जगह अपने वालिद के साथ थी, जिससे उन कयास आराइयों को तक़वियत हासिल हो रही है कि कविता जल्द ही कौमी सियासत में कदम रखने जा रही हैं। वो तेलुगु के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी रवानी के साथ बोलती हैं। केटीआर के दीगर रियासतों के दौरे में कविता की मौजूदगी सियासी हलकों में इन दिनों बहस का मौजू बन गई है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक में भी कविता ने सरगर्मी के साथ रोल अदा किया था। वो तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर भी हैं। 2014 में उन्होंने निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से कामयाबी हासिल की थी। ताहम 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2020 में वो काउंसिल की रुकन बनाई गई थी। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी इत्तेहाद की तश्कील पर तवज्जो मरकूज करते हुए चंद्रशेखर राव दीगर रियासतों के वज़राए आला के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, जबकि 2 दिन पहले कौमी दारुल हुकूमत में उनकी मुलाकात बीजेपी के रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी और किसान रहनुमा राकेश टिकैत से हुई थी। उन्होंने जुमे को रांची में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इन रहनुमाओं से मुलाकात के मौके पर कविता मौजूद थी। कविता ने मुलाकात के साथ साथ उन रहनुमाओं से तबादला ख्याल भी किया था। समझा जाता है कि कविता ने मुस्तकबिल के राह अमल की मनसूबाबंदी करते हुए वहाँ की सियासी सूरत हाल के साथ साथ मुताल्लिक़ा रियासतों के हालात पर भी मालूमात हासिल की। सियासी हलकों का ये मानना है कि कविता जल्द ही कौमी सियासत में कलीदी किरदार अदा करेंगी। तेलंगाना पुलिस सरबराह महेंदर रेड्डी 2 हफ्तों की तिब्बी रुखसत के बाद आज ड्यूटी पर दोबारा रुजू हो गए। उनके ग़याब में एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार को 2 हफ्तों के लिए तेलंगाना डीजीपी की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके रुखसत पर जाने के बाद उनको ज़बरदस्ती तौर पर रुखसत पर भेजने से मुताल्लिक़ अफवाहें चल रही थी, जिसकी उन्होंने तरदीद की थी। महेंदर रेड्डी ने कहा था कि उनके मकान में फिसल कर गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। स्कैनिंग और MRI में इस बात का पता चला था। उनको डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था, जिसके सबब वो 18 फरवरी से 4 मार्च तक छुट्टी पर थे। आज महेंदर रेड्डी ड्यूटी पर दोबारा रुजू हो गए। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 72 तुलबा जंगज़दा मुल्क यूक्रेन से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जिनकी तेलंगाना को वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। हफ्ते को तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया से 16 तैयारों के जरिए वापस लाया गया। 26 फरवरी से तुलबा के तखलिया के इक़दामात के आगाज़ के बाद से अब तक तेलंगाना के 450 तुलबा हिंदुस्तान वापस हो चुके हैं। उनमें से सिर्फ 62 तुलबा को छोड़कर दूसरे तुलबा अपने मकानात को पहुँच चुके हैं। तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नर जी उप्पल और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस अनिल कुमार ने तेलंगाना भवन में तेलंगाना के तुलबा के साथ तबादला ख्याल किया। हुकूमत तेलंगाना ने दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले तुलबा की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात किए थे। उप्पल ने बताया कि उन्होंने वापस होने वाले तुलबा से बातचीत की, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम मजीद 350 तुलबा फंसे हुए हैं, जिनकी बाहिफाजत वापसी के इक़दामात में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। आंध्र प्रदेश के तुलबा भी वापस हुए हैं।
करीब 83 तलबा वापस आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश ने भी दिल्ली और मुंबई से विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, हैदराबाद और बेंगलुरु तक उन तलबा के लिए 8 टिकट्स का इंतजाम किया था। तिरुपति, विजयवाड़ा और दूसरे एयरपोर्ट्स पर उन तलबा का मुताल्लिका अहदेदारों ने इस्तकबाल किया। इस दौरान हुकूमत आंध्र प्रदेश के एनआरआई उमूर के मुशीर एम वेंकट ने, जो बुडापेस्ट में है, मकामी तेलुगु एसोसिएशन के चंद वॉलंटियर्स, सिफारत खाने के कोऑर्डिनेटर्स और यूक्रेन के चंद तलबा के साथ बातचीत की। जंगज़दा यूक्रेन से आबाई मुकाम पहुंचा एक मेडिकल तालिब इल्म वहां से अपनी बिल्ली भी साथ लाया, जिसे वो काफ़ी मोहब्बत करता है। इसको तेलंगाना लाने के लिए उसने बिल्ली के वीज़ा और टिकट का भी इंतजाम किया। तेलंगाना के खम्मम जिले के कुल्लूर मंडल के गांव चिन्ना कुरवू कोंडू का रहने वाला प्रख्यात यूक्रेन के युवान फ्रैंकिन शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। 2 साल में उसकी तिब्बी तालीम की तकमील होने वाली थी। ताहम यूक्रेन पर रूस के हमले के सबब वो वहां फंस गया था। रोमानिया से खुसूसी तैयारी के जरिए वो हिंदुस्तान मुंतकिल हुआ। बाद अज़ां वो दिल्ली से तेलंगाना के तलबा के साथ हैदराबाद वापस आ गया। इस तैयारी में 200 तलबा सवार थे। इस बारे में उसका कहना है कि इसको मेडिकल की तालीम फराहम करने वाले प्रोफेसर्स ने इस बिल्ली को उसे तोहफे में दिया है। इस बिल्ली को सांझा नाम दिया गया है। वो इस बिल्ली से बेहद मोहब्बत करता है और उसकी देखभाल का काम भी काफ़ी दिलचस्पी से करता है। इस जानवर से उसकी मोहब्बत पर उसके अरकान खानदान और दोस्तों ने उसके जज्बे की सताइश की। हैदराबाद वापसी के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर उसके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उसका शानदार इस्तकबाल किया और एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। इस दौरान उस तालिब इल्म ने अपने कंधे पर बिल्ली को उठा रखा था। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने आवाम से ख्वाहिश की है कि सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट के इस अहम जरिए से इस्तेफादा करें। इस खुसूस में उन्होंने किए गए ट्वीट में कहा कि तेलंगाना आरटीसी आवाम के लिए है और आवाम की खिदमत के लिए है। हफ्ते में 1 मरतबा आरटीसी बस में सफ़र करने का अहद करते हुए इसका ताउन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि तमाम किस्म के सफ़र के लिए आरटीसी बसों का इंतखाब करें। सज्जनार ने मुख्तलिफ अफराद को ट्वीट के साथ टैग भी किया। साथ ही उन्होंने आरटीसी बसों की एक मुख्तसर वीडियो भी पोस्ट की। कांग्रेस पार्टी में असल हीरो कारकुन है, ये बयान कांग्रेस के रियासती सदर ए रेवंत रेड्डी ने आज एक इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इन दिनों कांग्रेस पार्टी कायदीन की नहीं बल्कि वर्कर्स की पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि एआईसीसी ने तेलंगाना कांग्रेस को 30 लाख डिजिटल रुकनियत का निशाना दिया था और उन्होंने वादा किया था कि 30 लाख अराकीन बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख से ज़ायद अराकीन बनाए जा चुके हैं, जबकि नया निशाना इन्होंने 50 लाख का रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हकीकी जो वर्कर हैं, हकीकी हीरो हैं, वो कांग्रेस के वर्कर्स हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी रियासत में आइंदा इंतखाबात में 80 लाख वोट लेती है तो 90 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले सभी कांग्रेस खानदान के अफराद हैं। अगर कांग्रेस बरसर इख्तिदार आती है तो स्कीमात में पहली तरजीह कांग्रेस के अरकान को ही दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में ओहदे भी उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने डिजिटल मेंबरशिप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्होंने पेशकशी की है कि आइंदा इस साल दिसंबर में केसीआर असेंबली तहलील करेंगे और मार्च में इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि केसीआर का इख्तिदार ख़त्म होने के दिन करीब आ चुके हैं, इसीलिए वो पूरे मुल्क में घूमकर अपने लिए हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो లేదా పేపర్ మీదైనా సభ్యత్వాలు నమోదు చేయించని వారు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. కానీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్ ఠాగూర్ గారు నేను కలిసి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి లేఖ ఇచ్చినాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అసలు దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఐటీ కంపెనీలకు పెట్టింది పేరు. డిజిటల్ ప్రచారానికి డిజిటల్ వ్యవస్థకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యువకులందరికీ కూడా రాజీవ్ గాంధీ గారు ఏదైతే కంప్యూటర్ని ఈ దేశానికి ప్రవేశపెట్టిండో వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. పేపర్ మీద మేము రాష్ట్రంలో చెయ్యము, కేవలం డిజిటల్ సభ్యత్వమే చేస్తామని చెప్పి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మేము చెప్పడం జరిగింది.
అదే కాకుండా 30 లక్షల డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు చేస్తామని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం తరఫున మేము చెప్పడం జరిగింది. ఆ రోజు మేము చెప్పినప్పుడు దేశ స్థాయిలో ఉన్న పిసిసి అధ్యక్షులు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కూడా సాధ్యమా అన్నట్టుగా మా వైపు చూసిండ్రు. नायब सदर नशीन कुल हिंद किसान कांग्रेस व साबिक रुकन असेंबली एम कोडंडा रेड्डी ने कमिश्नर सिविल सप्लाईज तेलंगाना से ख्वाहिश की कि वो मौसम गर्मा में किसानों के धान की फसल की खरीदारी के लिए संजीदगी से इंतजाम करें। कमिश्नर से नुमाइंदगी के बाद INN चैनल से बात करते हुए कोडंडा रेड्डी ने कहा कि 23 अक़साम की फसलों की MSP पर खरीदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता की फसलों पर हुकूमत ने सर्द मोहरी का इजहार करते हुए किसानों को मायूस किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तुपकाले का धान का फसल मार्च आखिर तक आ जाता। अभी तेलंगाना में तकरीबन 40 लाख एकड़ में जो है धान का सुई हुआ, तो जिसमें हम इसलिए कमिश्नर सिविल सप्लाईज के पास आए कि केसीआर ने कभी कभी बिल्कुल किसानों के हकों को उनके व्यतिरिक्त में बात करते, कभी बोलते धान मत डालो, कभी बोलते मकई मत डालो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि 23 क्रॉप्स को, जिसमें खासकर धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर है, वो सपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट खरीदी करना उनका जिम्मेवारी होता है। तो इसलिए हमने कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया, कमिश्नर सिविल सप्लाईज एजेंसी है, हमने रिक्वेस्ट किया कि सारे तेलंगाना में सेंटर्स ओपन करना, ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करना, गन्नी बैग्स को रखना, किसानों को कोई तकलीफ के बिना अपना धान को वहाँ सेंटर में कांटा लगाने के लिए ये तमाम इंतज़ाम करने का जिम्मेदारी सिविल सप्लाईज का है। इसलिए एडवांस हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि ये तमाम जो है पहले ही अनाउंसमेंट करो कहाँ कहाँ। साबिक वजीर व बीजेपी कायद रविंदर नायक ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान गैर इस्तेमाल शुदा SC/ST सब प्लान के बजट को अगले मालियाती साल के दौरान इस्तेमाल को यकीनी बनाए। आज मीडिया से बात करते हुए रविंदर नायक ने रियासती मुखन्ना में SC/ST तबके अरकान से ख्वाहिश की कि वो जमाती सतह से ऊपर उठकर SC/ST फंड्स की इजराई और उनके इस्तेमाल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाए। आज तेलंगाना सरकार जो आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए पिछले 8 साल में जो बजट एलोकेशन किए, उसमें इनके परसेंटेज के हिसाब से बजट तो पहले तो रिलीज़ नहीं किया, लेकिन जो दिया वो भी बहुत कम बजट एलोकेट किया, और जो कम एलोकेशन में भी उसको सही खर्चा नहीं किए, उसका दुरुपयोग हुआ, उसमें करप्शन हुआ, जिसके लिए जो आने वाला जो बजट सेशन है मंडे के दिन, वो बजट सेशन में हमारे SC/ST MLAs जो SC/STs के नाम से MLA बन के आज सरकार में है, सरकार के बाहर भी 1-2 है, उन लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस बजट में जो पहले जो एलोकेट किया गया हुआ जो बजट है, वो बजट को कैरी फॉरवर्ड करके अभी जो दलितों के, आदिवासियों के समस्याओं को हल करने के लिए वो बजट को उपयोग में लाने के लिए मैं विनती कर रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ कई समस्याओं से जूझ रहा है तेलंगाना हम क्यों किस लिए लाए? तेलंगाना में दुखी लोग ज़्यादा है, किसान, मजदूर और जो जिसको अनएम्प्लॉयमेंट से जो। बीजेपी नेशनल मैनिफेस्टो सब कमेटी के रुकन करुणा गोपाल ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और रियासती वजीर KT रामाराव गलत मालूमात फैला रहे हैं और झूठे दावे कर रहे हैं। आज बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर्स पर मीडिया से बात करते हुए करुणा गोपाल ने कहा कि वजीर KTR की तेलंगाना में स्टार्टअप्स को लेकर उनकी कारकर्दगी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकायक कुछ और ही है। मिनिस्टर KTR जी के बारे में बोल रही हूँ मैं। KTR जी ने
2 और 3 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच दिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और वो स्पीच में थोड़ा बहुत मिस इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया। लोगों को बताया कि मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कर रहे, देयर इज़ अ पॉलिसी पैरालिसिस दिल्ली में है, और डिफेंस कॉरिडोर हमें नहीं दे रहे। वैसा पूरा कुछ ना कुछ क्या बोलेंगे, सही बात नहीं था वो ऐसा बोलना। इतना सारे लोगों के आगे आके ऐसा बोलना ठीक नहीं था। और मैं समझती हूँ कि केटीआर जी उनका फैक्ट्स को मरकजी वजारत अक़लियती बहबूद की जानिब से शुरू करदा हुनर हाथ मिला स्कीम के फ़वाइद खुलकर साफ नज़र आ रहे हैं। हैदराबाद में जारी 37वें हुनर हाथ में हर रोज़ 1 लाख अफराद की शिरकत ने हुनरमंदों की ज़बरदस्त हौसला अफजाई की। हुनर हाथ हैदराबाद के निगरान स्वरूप दुबे ने INN चैनल से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में मुनक़िदा नुमाइश में मुशाहिदे के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के तिजारती वफ़द ने आज मायने के बाद इस तरह की नुमाइश की UAE में इनेकाद की ख्वाहिश जाहिर की। UAE के उमर अली अल जुबैदी ने इस नुमाइश को आलमी सतह का इवेंट करार दिया, जो वजारत अक़लियती बहबूद के लिए एक एजाज़ है। जी जो इस मेले के हिंदू हैदराबाद में उसके जो है इंचार्ज हैं, आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। डॉक्टर फजल, आप लोगों ने आज हुनर हाथ का दौरा किया, ये दौरे के बाद इस दौरान आपने क्या महसूस किया? सच बात तो ये है कि पहले तो हैरत हो गई कि हमारे दरमियान इतने बड़े बड़े फनकार हैं, अपने हाथ से बनाते हैं, ऐसा लगता है कि इनके हाथ में जादू है। पता नहीं था कि ऐसे ऐसे फनकार हैं, और इन तमाम फनकार को एक जगह जमा किया गया। इनको अपना फ़न उजागर करने का मौका मिला, इनको अपना फ़न बताने का मौका मिला, और हमको भी यह देखने का मौका मिला कि हाथ से बनी हुई चीज़ें इतनी आसानी के साथ हम समझते हैं। और 37वां हुनर हाट है, तो हम लोग जब से शुरू किए थे और आज तक कुछ ना कुछ चीज़ों को हर स्टेट में लगाने के बाद वहाँ सर चीज़ों को आगे बढ़ाते गए, सीखते गए, तो यहाँ तक आते आते हमें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। यहाँ का जो प्रशासन है, जो यहाँ की सरकार है, गवर्नमेंट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, हम लोगों के बीच अच्छा समन्वय बैठा, और हम लोगों ने इसको बहुत ही सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया। इनॉग्रेशन पे श्री कृष्ण रेड्डी जी, यहाँ के डिप्टी होम मिनिस्टर जी, और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। उस दिन से लेकर के आज 8वां दिन है, और बहुत ही सफलतापूर्वक आप देख सकते हैं। शाम के टाइम आपको यहाँ पर भीड़ 80,000, 90,000, रात होती होती 1 लाख तक की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आज शुक्रवार है, 8वां दिन है। आज दोपहर के बाद से ऐसा लग रहा है कि यह पूरा मैदान भर चुका है। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लोग खरीदारी बहुत मात्रा में कर रहे हैं। आर्टिशंस बहुत खुश हैं, उनको जो यह प्लेटफॉर्म मिला है। In the first of all thing, I thank you, Mr. Jilani or Dr. Fazal. This is first time I am visiting like this festival, and really it is appreciated. A lot of work is done here, and it looks like a small global village in Dubai, in our country. Really, thank you for all the effort. Thank you. All the best. हुनर हाथ हमारा है, मगर अल्लाह ताला ने इसे हुनर दिया है, और इसी को मरकजी वजारत अक़लियती बहबूद ने इस्तेमाल करते हुए हुनर हाथ के नाम से एक प्लेटफॉर्म तरतीब दिया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को रोजगार। आखिर में बात कोरोना वायरस की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 27,454 अफराद का कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें 123 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 348 अफराद ने इस मोजी वायरस को मात दी, जबकि पिछले 24 घंटों में किसी भी फर्द की इसकी वजह से जान नहीं गई। रियासत में फिलहाल 1939 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।